हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वो किन लोगों का जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करा। और अब हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करा भाई, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सपोर्ट किया है और ऐसे ही जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो आपको बेस्ट कार कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। आपको फ्रोंक से रिलेटेड सारा कंटेंट देखने को मिलेगा और सारी गाड़ियों से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा रिलेटेड, क्योंकि मैं इसको खुद पर्सनली हमेशा चला रहा हूँ, डेली ड्राइवर है मेरी, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बता पाऊंगा। बाकी जो आज की वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है मेरी फ्रोंक्स भाई अब 10,000 किलोमीटर चल चुकी है 8 महीने के अंदर अंदर। इसकी मैंने थर्ड वाली सर्विस भी करवा ली है। थर्ड फ्री सर्विस जो होती है, लास्ट जो फ्री सर्विस होती है, उसमें मतलब लेबर नहीं लगती आपकी, वो भी हो चुकी है। इससे अच्छे खासे मैं ट्रिप्स भी मार चुका हूँ। तो आज मैं आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, A to Z। काफ़ी लोग फिर कमेंट्स में, देखो मैं कभी बार मैंने इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट मेनली उसमें कभी एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी, कभी दूसरी चीज़ शेयर कर दी। आज की इस वीडियो में 10,000 किलोमीटर चलाने में सारी चीज़ें जो जो मुझे इस गाड़ी के अंदर फील हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव फिर वो आप खुद देख लेना कि आपके लिए वो क्या बनता है, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि जो मैंने 8 महीने पहले इस गाड़ी को जो सोच के लिया था, क्या ये उस चीज़ पर खरी उतर रही है आज भी, या फिर कुछ चीज़ों में मतलब, क्योंकि कुछ चीज़ें तो भाई देखो ऐसी निकलती हैं कि भाई नहीं यार, इस चीज़ में ये गाड़ी ने साथ नहीं दिया मेरा, इस बारे में मैंने इसका अच्छा सोचा था। या फिर कुछ चीज़ें जो आपने अच्छी नहीं सोची थी वो इसके बारे में आपको अच्छी लगती हो, वो क्योंकि सब्जेक्टिव कुछ चीज़ें रहती है ना, तो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई कि कोई मेजर प्रॉब्लम लगी है क्या मुझे इस गाड़ी में 10,000 किलोमीटर से ऊपर चलाने के बाद, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो छोटी मोटी दिक्कतें तो गाड़ियों के अंदर चलती रहती हैं, वो ऐसी दिक्कतें जो मतलब आप सहन कर सकते हो या फिर उसके गो थ्रू हो सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट जब चीज़ आ जाती है कि आपको मतलब वो रोज़ रोज़ दुखी करे बहुत ज़्यादा, उसके बिना मतलब आप गाड़ी ही नहीं चला पा रहे हो, अनोइंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में अगर आपको, उस चीज़ के बारे में मैं अगर कोई चीज़ बताऊँ तो ऐसी तो भाई देखो, मुझे कोई पर्सनली मुझे यूज़ में मेरे फैमिली को मतलब बिठाने के बाद या फिर खुद चलाते हुए वो चीज़ तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुई है सच। बस सीएनजी के लिए देखो भाई, इसके अंदर यही नेगेटिव है कि इसका मेनली जो वो सीएनजी की वजह से है, वैसे कि बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। और आगे चलकर चलो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ वो चीज़ भी। देखो भाई सीएनजी में क्या है ना, मैंने इसको सीएनजी में लिया था, तो अगर मैं ये सोचूँ ना मुझे कोई लंबी रोड ट्रिप करनी है इसके साथ कि कई स्टेट्स जाना है या फिर कई 100 किलोमीटर एक दिन के अंदर कवर करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है गाड़ी के अंदर सीएनजी होने की वजह से। और ये तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन सीएनजी कार्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके अंदर आपको जो रेंज है, जैसे 7-8 किलो का सिलेंडर होता है या फिर कुछ गाड़ियों में 10-12 किलो का होता है, तो मैक्सिमम 200 से 300 किलोमीटर चलती है एक गाड़ी जो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है। तो आपको रुकना पड़ेगा ही भरवाने के लिए। और कुछ जगह आजकल तो वैसे तो हर जगह सीएनजी पंप्स हो गए हैं लगभग, बट कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको शायद ना भी मिले। और ज़्यादातर जैसे मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अभी जयपुर गया था, मैं जब वहाँ से गया, वहाँ पर जब मैंने फिलअप करवाया सीएनजी को, तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई उसको फिलअप करवाने में, डलवाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मेरा वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो आगे भी जाने का प्लान था, बट फिर मैंने यही सोच कर ड्रॉप किया कि अगर मुझे सीएनजी में इसको लेकर जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसे ही मुझे बार बार 200-300 किलोमीटर में स्टॉप लेना पड़ेगा, वरना मुझे इसको पेट्रोल पे चलाना पड़ेगा। फिर वही यार एक वो हो जाएगा कि यार मैंने इसमें सीएनजी में क्यों लिया था इसको। तो देखो ये दिक्कत तो सीएनजी की गाड़ी के साथ एक रहती है, ये आप लेकर चलना। हाँ फिक्स्ड है ना आपका, अगर रोज आप 200 किलोमीटर के अंदर चलते हो या फिर 200-300 भी 400 भी आपको कभी कभी जाना है, 1-2 बार स्टॉप लेना है, तो ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं करेगी। बट बिगेस्ट नेगेटिव एक यही रह जाता है सीएनजी की गाड़ी जब आप लेते हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ जब एक मैं रोड ट्रिप के ऊपर थोड़ा लंबा मैंने करने की सोची, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है यार इसके साथ। आप या तो बिल्कुल फिर रुकते रुकते रोज आप सिर्फ 300-400 किलोमीटर खींचो फिर तो सही भी है, वरना आपको फिर वही रुक के उसमें फिर वही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे अगर आप इसको नॉर्मल पेट्रोल में लोगे तो आपको ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगेगी। मेन जब आप सीएनजी की गाड़ी लोगे, एक तो आपका बूट स्पेस इसमें कम हो जाएगा, शायद अब बलिनो आ जाएगा, अगर उसके अंदर भी अंडर बॉडी सीएनजी आ गई तो इसके अंदर भी आ जाएगी। बट फिर वही स्पेयर व्हील, भाई स्पेयर व्हील ना होना गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि
टायर भाई फट गया तो फिर कैसे, कहाँ आप वो भरोगे उसके अंदर जो वो देते हैं, जितना भी जो भी चीज़ देते हैं कि आपका पंचर, आपको पंचर करवाने के लिए जाने तक आपका टायर का काम चल जाएगा। जब टायर ही फट जाएगा तो स्पेयर व्हील तो भाई होना ही होना चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर। लोगों को बाद में लेना पड़ेगा भाई, अगर वो मान लो अंडर बॉडी लेते फिर वही बूट के अंदर उसको रखना पड़ेगा, फिर वही स्पेस जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल वाली चीज़ नहीं है। जैसे टाटा कर रहा है, वो स्पेयर टायर भी दे रहे हैं और वो ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी अंडर बॉडी सीएनजी भी दे रहे हैं, वो बढ़िया है। तो ये एक चीज़ थी इसके बारे में, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप बात करते हो तो। देखो भाई एज़ सच मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इंटीरियर की क्वालिटी हो गई थोड़ी-सी, वो एक तो इतनी बेस्ट नहीं है। आपको और गाड़ियों में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इंटीरियर वाली क्वालिटी। बाकी और चीज़ों की मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो काफ़ी लोग इसकी शिकायत करते हैं रियर हेडरूम। देखो रियर हेडरूम है कम, बट मेरे प्रैक्टिकल यूज़ में, मेरी फैमिली के यूज़ में और मेरे यूज़ में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आपकी फैमिली के अंदर 6 फीट से ज़्यादा के लोग हैं सारे, तो आपको दिक्कत आ सकती है भाई उस चीज़ में, ठीक है? ये दिक्कत आपके साथ बन सकती है। बाकी ओवरऑल और कोई नेगेटिव की अगर, क्योंकि देखो स्पेस भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, चलाने में भी सही। हाँ, चलाने से रिलेटेड, फिर सीएनजी से रिलेटेड, अगर आप सीएनजी के अंदर लेते हो, काफ़ी बार आपको, जब आपको एकदम से सडन एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो आपको पावर लॉस काफ़ी बार, मतलब कि सडन जो पावर होती है वो आपको नहीं महसूस होगी उतना। आपको भी पता है भाई सीएनजी में लेज़ी हो जाती है गाड़ी। और अगर आप नॉर्मली भी 1.2 के साथ देखते हो, इतनी ज़्यादा रिच चलाने के अंदर आपको नहीं महसूस होती है। तो आपको लीनियरली अगर गाड़ी को चलाना पसंद है, आप नॉर्मली, आपको ये है कि हाँ भाई सही है, माइलेज भी सही निकाले, और नॉर्मली मुझे गियर डाउन करके जब ओवरटेक करना है, सिर्फ तभी मुझे थोड़ा सा पंजा तेज करना है, तभी मुझे चाहिए कि एकदम से पिकअप ले गाड़ी। वरना नॉर्मली अपना चलता रहे, धीरे धीरे उठती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक लीनियर स्पीड के ऊपर चलाना है, तब सही है। बट वैसे आप बात करते हो, आपको तेज भगाने का शौक है, आपको एकदम से सडन एक्सेलरेशंस का शौक है, वो देखो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। चाहे आप 1.2 के अंदर देख लो जो नॉर्मल है, या फिर आप सीएनजी में देख लो, उसके लिए बूस्टर जेट आप ले सकते हो, वो कंपनी ने जेटा और अल्फा के अंदर दिया है। बाकी हाँ, अब आपको मैं एक बारी अपना वो भी सारी चीज़ बता देता हूँ जो सर्विस के रिलेटेड। देखो पहली जो सर्विस हुई, पहली जो फ्री सर्विस थी, वो 1000 किलोमीटर पे होती है। कुछ नहीं, चेकअप होता है नॉर्मल, मतलब आप वो ना भी करवाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मारुति सुजुकी की गाड़ी को कोई चेकअप की जरूरत है नहीं है सच। उसमें वो वही बस फिल्टर आपका साफ कर देंगे, उसी को, कुछ चीज़ रिप्लेस नहीं होती है, बस साफ सफाई होती है। आपकी बैटरी की वो देख लेंगे हेल्थ कैसी है, वो चीज़ें लगाकर बस वो देखते हैं, कूलेंट टॉपअप कर देंगे, इतना ही। मतलब कि कूलेंट में पानी डाल देंगे, टॉपअप भी क्या ही करते हैं, ठीक है? तो कोई आपका खर्चा नहीं आएगा उस पर, वॉशिंग करके दे देते हैं। सेम होता है फिर 5000 किलोमीटर पे, या फिर 6 मंथ्स के अंदर। और वो जो 1000 वाला होता है वो 1 मंथ या फिर 1000 किलोमीटर। फिर आती है मेन मेजर, जो 10,000 किलोमीटर में आपकी सारी चीज़ें चेंज होगी। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, आपका कैबिन फिल्टर, आपका जो एयर फिल्टर है, वो जो ये चीज़ें चेंज होंगी वो आपकी 10,000 किलोमीटर पे होंगी, और इन सब की कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट आएगी सबकी, बट लेबर नहीं लगेगी। लेबर 1700-1800 होती है मेरे ख्याल से। मैंने उनसे पूछा था मारुति सुजुकी वालों से, नेक्सा से ही मैंने करवाई थी सर्विस। वो भी आप सर्विस वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैंने पूरा बता रखा है उसमें क्या क्या कैसा रहा। और भाई देखो आजकल इंजन ऑयल की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। मैंने उसमें ये पूछा था आप लोगों से कि काफ़ी लोगों ने, कुछ किसी का कुछ आया हुआ था, किसी का कुछ आया हुआ था, बट शायद अब आप लोग सर्विस करवाओगे, आपका भी बिल थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इंजन ऑयल की सच में काफ़ी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। बाकी भाई देखो ऐसा सच कुछ नहीं। और हाँ, 10,000 किलोमीटर पे इसकी अलाइनमेंट भी आउट हो गई थी। अलाइनमेंट जरूर आपको 10,000 5,000 पे दिखाते रहना चाहिए। अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो भाई आउट हो सकती है, क्योंकि अपने इंडियन कंडीशंस आपको पता है, कहीं पर भी एकदम से गड्ढा आ सकता है। कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढे में कूद गई गाड़ी, या फिर ज़्यादा आपकी गाड़ी ऐसे रफ एरियाज पे चलती है, तो वो और जल्दी भी 2-3 हज़ार पे भी आपकी, मतलब आप मान लो निकले हो अलाइनमेंट करवा के, और एकदम से बहुत ही बड़े गड्ढे में आपने एकदम से अपनी गाड़ी डाल दी, तो वो वहीं पे उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। इसलिए आपको हर 5,000 किलोमीटर पे या फिर 10,000 किलोमीटर पे चेक तो करवा ही लेनी चाहिए, ठीक है? और एक आपको सजेशन दे देता हूँ, बाहर से करवा लो भाई अलाइनमेंट, और जो ये व्हील बैलेंसिंग है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंपनी से करवाने की, क्योंकि बहुत कॉस्टली देते हैं, और वो बाहर भी सेम तरीके की होती है। आपको अच्छा बस कोई देखना है और वहीं से आप करवा सकते हो अलाइनमेंट। और व्हील बैलेंसिंग की आपको जो जब पड़ेगी, जब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं कांपना वापना आपको ऐसा कुछ फील होता है, तो व्हील बैलेंसिंग तो नहीं हुई है इसकी, वो तो स्टीयरिंग तो सही चल रहा है, बस अलाइनमेंट अभी मैंने आज ही करवाई है इसकी। बाकी भाई ओवरऑल गाड़ी चलाने का मैंने आपको देखो हर चीज़ पहले शेयर कर ही रखी है, बस इस वीडियो में आपको ओवरऑल सारा बता रहा हूँ मैं अपना 10,000 किलोमीटर पे
कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी जैसे मैंने आपको बताई, कुछ कुछ मेरे थॉट्स चेंज हुए, वरना लगभग सेम ही है सारे गाड़ी से रिलेटेड। स्मूथ है आपका इंजन, आराम से आपको चलानी है गाड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी के अंदर चलाने में। ट्रांसमिशन भी आपका स्मूथ रहता है। एक आधी बार मारुति सुजुकी के गियर बॉक्स में ये होता है कि आपका रिवर्स लगाते हुए अटक जाएगा, फर्स्ट लगाते हुए एक आधी बार अटक सकता है, तो वो नॉर्मल रहता है इन गाड़ियों में, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे स्मूथ रहती है और सारी चीज़ें। बाकी ओवरऑल भाई स्टेबिलिटी हो गई, चलाने से रिलेटेड आपको कट वट मारने हैं तो उस हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंस सही देती है गाड़ी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफर्टेबल सीट्स हैं, सीट्स में भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसी भी भाई बहुत अच्छे से काम करता है। और जब मैं ये लगा लेता हूँ, देखो आप भी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, देखो भाई इनसे आपके मिरर से जो साइड विंडो ग्लास है, इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बनता ही है। तो आप अगर हाईवे पे चल रहे हो, ज़्यादा लंबा हाईवे है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लग रही है, तो आप इनको लगा सकते हो। वैसे सिटी विटी में तो भाई देखो पुलिस वाले भी दिक्कत कर सकते हैं और वैसे सही भी नहीं रहता है। बट एक अगर आप कहीं खड़ी कर रखी है आपने गाड़ी और फिर आप चला, मतलब आपको ठंडा गाड़ी को रखना है, तो आपका एसी और अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है जब आप ये कर्टेंस लगा लेते हो। तो ये खड़ी गाड़ी में जब आपको चलाना है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आप ये लगा सकते हो टेम्परेरीली, तो ये इनसे सही हो जाता है। वैसे भाई बहुत सही एसी देखने को मिलता है आपको फ्रोंक्स के अंदर। मैं पहले तो 24 पे रखता हूँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बिल्कुल लो कर लेता हूँ, फिर 24-25 पे, फिर थोड़ी देर के बाद मान लो मैंने 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव कर ली, उसके बाद 26-27 पे रखता हूँ मैं अपने एसी को, तो काफ़ी सही ठंड रखता है भाई गाड़ी के अंदर। हालांकि इसके अंदर रियर एसी नहीं है जो मेरी वाली फ्रोंक्स है, वैसे आपको टॉप टियर जो फ्रोंक्स के जेटा अल्फा के अंदर शायद आता है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है रियर एसी। बट रियर एसी की मेरे ख्याल से यार ज़रूरत है इस गाड़ी में, क्योंकि पीछे वाल वैसे तो ठंड हो जाती है, बट डायरेक्ट एक जो ठंड, मतलब थोड़ा सा ब्लोअर की हवा जब तक नहीं लगती ना, तो वो वैसी फील नहीं आती आगे बैठे हुए जैसी, तो मिसिंग थोड़ा सा लगता है वो। बट नॉर्मली मैं अकेला चलता हूँ और वैसे मेरी फैमिली वालों को इतनी दिक्कत नहीं है, मैं पीछे बैठता नहीं हूँ, तो सही है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, माइलेज की बात करें तो भाई देखो सीएनजी में ही मैक्सिमम मैं इसको चलाता हूँ, पेट्रोल में सच मैंने आज तक इसकी माइलेज निकाल कर नहीं देखी है, कभी वो भी निकाल के देख लेंगे आप लोग कहोगे तो। जो ऑन एवरेज अगर आज तक की मैं बताऊँ ना भाई, तो एवरेज सारी कंडीशंस में मिला के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 26-27 की तो माइलेज इसने बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज तक का मेरा फ्यूल का अगर हिसाब लगा लोगे, 27 से कम की तो 26-27 से कम की तो इसने नहीं दी है। जिसमें मैंने एक्सप्रेस वे पे 120 चला ली होगी, जिस पे मैंने बहुत तेज़ भी चला ली होगी, आराम से भी चला ली होगी, सारा कवर हो गया उसमें। मतलब 27 से आपको ओवरऑल एवरेज लोगे तो आप 27 की तो दे रही है जब से आज तक। वैसे अगर आप हाईवे के ऊपर चलाते हो आपको 30+ भी देखने को मिल जाती है, 31-32 भी देखने को मिल जाएगी। आप फिर 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो तो आपको 28-29 के आसपास भी देखने को मिल जाएगी। और आप और तेज़ चलाते हो तो वही भाई 27-28 तो आपको फिर नॉर्मली देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप अब 110 या 120 पे चलाओगे फिर आपको 26-27 के आसपास ही देखने को मिलेगी। ऐसा इसका माइलेज का हिसाब रहता है सीएनजी के अंदर, ठीक है? ऐसी चीज़ रहती है। सीएनजी के ऊपर 130-40 तक आराम से चली जाती है, उससे ऊपर एज़ सच नहीं जाती है, मतलब बहुत ही मेहनत लगती है और डिज़ाइन भी इस तरीके से किया गया है कि उससे ऊपर ना जाइए सीएनजी मोड पे। पेट्रोल में तो आप कितनी भी लेकर जा सकते हो, जैसे नॉर्मल पेट्रोल जाती है उतनी ये जाती है। बाकी दोस्तों ओवरऑल मतलब देखो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी भाई, मेरे लिए जैसी मैंने सोची थी वैसी ही निकली है ये, उससे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा ही निकली है। जैसा मैंने जो फ्रोंक्स के बारे में सोचा था कि जिस तरीके से होनी चाहिए मेरी गाड़ी, जो मैंने इसके बारे में लेने से पहले जितना भी इसकी रिसर्च करी थी, जो भी मुझे पता था, उस पर खरी उतर रही है भाई ये गाड़ी डेफिनेटली। कोई भी मुझे आज तक ऐसी चीज़ नहीं लगी भाई इसके बारे में ये सोचा था और वो नहीं हुआ, ठीक है? चाहे आप वो किसी भी तरीके में ले सकते हो, ठीक है? तो भाई बहुत सही गाड़ी रही है और सही है भाई। मारुति सुजुकी की गाड़ियों में वैसे भी ऐसा सच कोई दिक्कत आती नहीं है, सस्पेंशन भी बहुत सही है गाड़ी के। ओवरऑल बड़ा गड्ढा भी आता है तो इतना आपको महसूस नहीं होगा। अंदर फैमिली के लिए 5 के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपकी हाइट सबकी एवरेज है तो, मतलब जो एवरेज इंडियन हाइट रहती है लोगों की उस हिसाब से है तो। और अगर आप चलाने वाले की थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे तो आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी ऐसे आपको क्रॉसओवर डिज़ाइन की वजह से इसकी स्लांटेड जो वो रूफ देखने को मिलती है, ऐसे जाती है, उसकी वजह से पीछे का हेडरूम कम हो जाता है। आगे तो सफिशिएंट आपको देखने को मिलता है। मेरी वीडियोस में भी अगर आपने मेरी रील्स देखी होगी जो मैं उनको बनाता हूँ बैठ के, काफ़ी मेरे पास लगभग इतना हेडरूम रहता है भाई, फिर तो क्या ही दिक्कत है ना। और
हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती है नीचे वाले वेरिएंट्स में। ऊपर वालों में तो देखो भाई आपको टॉप टियर में तो लगभग सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मेरे लिए वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकती है। तो वही कह रहा हूँ ना मैं, कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव रह सकती है, बट भाई मेरे लिए बहुत सही निकली अभी तक, ठीक है। और अभी तो देखो भाई 10,000 एक तरीके से शुरुआत ही हुई है गाड़ी की चलने की, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा चलानी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है इस गाड़ी के साथ। बाकी दोस्तों आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको अच्छी लगी। अगर आप भी फ्रोंक्स ओन करते हो, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इस गाड़ी के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वो एक चीज़। हाँ हाँ हाँ, ब्रेकिंग भाई देखो इसकी कुछ ऐसी है, ब्रेकिंग में टाइम काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है भाई रुकने में। ये है ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, मैंने पहले भी बात कर रखी है, थोड़ा सा दिमाग से निकल स्लिप हो रही थी चीज़। बट हाँ, आपको ब्रेक का थोड़ा सा ऐसे नहीं है भाई बिल्कुल ही एकदम से लगती बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, रुकती स्ट्रेट लाइन में, कॉन्फिडेंस देती है, बट थोड़ा टाइम रुकने का ज़्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ले लेती है, ठीक है, वो बात है। बाकी तो बाकी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाकर ही, मतलब एकदम से ऐसे मत सोचना कि खड़ी रुक जाएगी। और हाँ, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, बट देखो भाई और अच्छे होने चाहिए थे ब्रेक्स। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हमें 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब 10,000 कायम रखते हैं। 10,000 सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से, और आपके लिए और अच्छा कार कंटेंट अब आता ही रहेगा। एक चीज़ और दोस्तों, सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं 1000 हो गए हमारे, इंस्टाग्राम पे भी अपने फॉलोअर्स 1000 से ऊपर हो गए हैं, फेसबुक पे भी 2.3K से भी ज़्यादा हो गए हैं फॉलोअर्स अपने। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी जुड़ जाना, आपको डेली रील्स देखने को मिलेंगी वहाँ पे गाड़ियों से रिलेटेड। 3 मिनट के अंदर मैं आपको नॉलेज दूंगा गाड़ियों से रिलेटेड डेली, ठीक है। बाकी वीडियोस तो ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे आती रहेंगी। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।